हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम प्रत्येक क्लास में केवल उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो परीक्षा में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आर ओ का एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सकता है। आयोग का पैटर्न आप सभी जानते ही हो, तो उसी हिसाब से प्रश्नों को हम प्रत्येक क्लास में शामिल करते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं और आप जो टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सालभंजिका शब्द का अर्थ है। सांची स्तूप में चित्रित महिला जो अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ बौद्ध धर्म के संवर्धन का प्रतीक है। सांची स्तूप में चित्रित महिला जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। या फिर सांची स्तूप में चित्रित महिला जो एक महिला के आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाती है। संघ आदेश का हिस्सा बनने वाली पहली महिला महाप्रजापति गोमती। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सांची स्तूप में चित्रित महिला जो अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ बौद्ध धर्म के संवर्धन का प्रतीक है, उसी का अर्थ है सालभंजिका। तो सालभंजिका का ये अर्थ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीवों की तस्करी का बढ़ना उनके संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तस्करी विरोधी कानून को लागू करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। राजस्व खुफिया निर्देशालय। प्रश्न नंबर 3 लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित विधिक प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सबसे उपयुक्त वन्य जीव अभयारण्य का चयन करें। यह व्यास नदी और उसकी सहायक नदियाँ द्वारा पोषित होती है। इस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, मनाली वन्य जीव अभयारण्य, पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रताल वन्य जीव अभयारण्य। तो आपने आंसर जो है चुन लिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्यास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा पोषित है पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य। तो पोंग बांध व्यास नदी पर ही है। आसानी से इस प्रश्न का आंसर हमने लगा लिया है। इम्पोर्टेंट है ये भी। इसी तरह के प्रश्न आयोग बनाता है। प्रश्न नंबर 5 है, पाचन के बाद प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है। पाचन के बाद प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जैव तकनीकी रूप से निर्मित 2 विटामिन है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है। विटामिन B12 और विटामिन B2। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैव तकनीकी रूप से निर्मित ये 2 विटामिन है, विटामिन B12 और विटामिन B2। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पाद के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और वाज्य की राजधानी वैशाली है। यहाँ पर तो सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प। प्रश्न नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। महाभिनिष्क्रमण दिया गया है, धर्मचक्र परिवर्तन दिया गया है, महापरिनिर्वाण दिया गया है। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये घटनाएं, जिसमें पहला पॉइंट ये है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे, उसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उन्होंने घर से निकलने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था, जिसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। ये इन घटनाओं का सही क्रम है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में खोकर शब्द का अर्थ है। खोकर शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक पंजाब के पास के क्षेत्र में रहने वाली एक विशेष जनजाति। खोकर क्या है, एक विशेष जनजाति है जो कि आधुनिक पंजाब के पास के क्षेत्र में रहने वाली है, और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन ए जादूगुड़ा। झारखंड में जादूगुड़ा खान भारत की पहली यूरेनियम खान है। कारण भारत के पास विश्व के 50% से अधिक यूरेनियम भंडार है। सही का चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। भारत के पास विश्व के 50% से अधिक यूरेनियम भंडार है, ये गलत हो जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों में आपको यूरेनियम के भंडार देखने को मिल जाएंगे, जैसे झारखंड, आंध्र प्रदेश, परंतु भारत के पास विश्व के 50% से अधिक यूरेनियम भंडार नहीं है। 62 से 63% के आसपास विश्व में यूरेनियम भंडार के मामले में केवल 3 देश हैं। आप जानते भी होंगे, कजाकिस्तान और आपका कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों में विश्व के 63% यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में महासागरीय खाइयाँ दिया गया है और सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है। मारियाना ट्रेंच महासागरीय खाई जो स्थित है, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। एक अच्छा रहेगा, या फिर कह लीजिए कि प्रशांत महासागर की जो खाई है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। एक अच्छा ऑप्शन ए में है और सभी जानते भी हैं, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने देखा होगा आयोग ने जब प्रश्न पत्र बनाया था तब आपने देखा था कि कुछ प्रश्न जो केवल एक पॉइंट से ही क्लियर हो रहे थे, मिलान वाले प्रश्न। प्यूर्टोरिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, जावा ट्रेंच हिंद महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। उचित पॉइंट लगने पर आप उसको नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12 है अभिकथन ए और कारण का ये प्रश्न है, कौन सा सही है। सही का चयन कर लेना है। ऊष्मा बजट सूर्य तप्त के रूप में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा और पृथ्वी द्वारा स्थलीय विकिरण के माध्यम से खाई गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होने की स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। तो ये ऊष्मा बजट की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। कारण ऊष्मा बजट के कारण पृथ्वी न तो गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। अब आप देखिए कि ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया करो। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके बताया था अभिकथन है और कारण के बारे में। हमने आपको बताया था जो कथन होता है और जो कारण होता है, कथन का उत्तर कारण में देखने को मिल जाए तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि इसका उत्तर कारण में देखने को ना मिले तो यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, या कह लीजिए जो कारण में कहा गया है वो अभिकथन को संतुष्ट कर रहा है या नहीं,
ये हमको देखना होता है, तभी जा कर के ये प्रश्न हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, परंतु ये सही व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। ऊपर कह रहा है उसमें बजट, थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें बजट कह रहा है जिस प्रकार बजट में आय और व्यय का विवरण होता है, उसी प्रकार ऊष्मा बजट में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो ऊष्मा बजट के कारण पृथ्वी न तो गर्म होती है और न ही ठंडी होती है, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। यदि ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, असंतुलित स्थिति हो जाएगी, तो फिर पृथ्वी कभी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और कभी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ये कारण है। ऊपर जो कहा जा रहा है कारण, उसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यदि यह कह देता, देखिए थोड़ा समय लग चुका है ऊष्मा बजट के बारे में, यदि ये नीचे कह देता इस प्रक्रिया को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है, तो ये इसकी सही व्याख्या कर जाता। समझ गए आप? चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब बातें होती हैं जिनको ध्यान से पढ़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काली खांसी का कारण बनता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, बार्डेटेला पर्टुसिस, ये काली खांसी का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 14 है, समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यदि आप हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक ले लेंगे तो आप आराम से जान चुके होंगे। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, परमाणु क्रमांक समान है सभी में, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। द्रव्यमान संख्या से आप निकाल सकते हो, हम बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, बल और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शक्ति कहा जाता है। तो P बराबर F इंटू वी, इसको याद रखना है, इसी को शक्ति कहा जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ओजोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? गलत कथन का चयन करना है। ऑक्सीजन पर सूर्य से आने वाली यूवी किरणों की क्रिया से वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन का निर्माण होता है। ऊपरी परत पर ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का उपयोग रोगाणुनाशी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ओजोन निर्माण की संघनता सुबह के शुरुआती घंटों में चरम पर होती है। बी और सी दोनों गलत हैं, तो सी यहाँ पर राइट होगा, यही कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन का उपयोग रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, और ओजोन होता है O3। प्रश्न नंबर लगाएंगे 17, 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ए राइट आंसर होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। 17 का आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? इम्पोर्टेंट रहेगा। बी यहाँ पर राइट आंसर है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। हम आपको करंट के प्रश्न भी करा रहे हैं ताकि करंट पर भी अच्छी पकड़ बनी रहे। प्रश्न नंबर 19 है, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कारण, संविधान का अनुच्छेद 15, 16 और 44 भारत में पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देता है। सही का चयन करना है। तो ऑप्शन तो आपने चुन लिया होगा, अभी कथन गलत है परंतु कारण यहाँ पर सही है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए, पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट,
सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। ऊट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में राजधानी है और सूची सेकंड में देश दिया गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो ए का 2 आएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बी का 4 आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 इसी ऑप्शन में दिया गया है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो बेलारूस की राजधानी कुछ को ना पता हो विद्यार्थियों को तो इसको याद कर लेना है, यही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 21। निम्नलिखित में से कौन से समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही का चयन करना है। पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायु दाब एवं पवन, पृथ्वी का परिक्रमण। ये क्वेश्चन हमने करा भी दिया आपको, लगाइए आंसर। तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, फोर्थ वाला पॉइंट इसके लिए नहीं आएगा। समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारकों में पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, जल का घनत्व हो जाएगा और वायु दाब एवं पवन जो है इसको प्रभावित करेंगी। परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण से इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों में सेशन को जो है शेयर कर दिया करो। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत से आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ये एक अच्छी बात रहेगी। कंटिन्यू वीडियो को देखा करो और चैनल पर नए हैं जो विद्यार्थी में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है? आप क्लास में देख भी रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का क्रम है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अब इसको क्या करना है, याद ही करना है भाई, याद कर लेना है। यदि हम देखें, ये जस्ट ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तनामी और यहाँ पर होगा ग्रेट सैंडी और आपका गिब्सन यहाँ पर हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे होगा ग्रेट विक्टोरिया। ये है इनका क्रम। तो ये तो आपको याद ही करना है, तो याद कर लीजिए बस कि तनामी पहले आएगा, तनामी तस्मानिया बोलते हैं इसको, तनामी पहले आएगा, फिर ग्रेट सैंडी आएगा, गिब्सन आएगा और ग्रेट विक्टोरिया आएगा। चलिए, प्रश्न नंबर लगाएंगे 23। भारतीय संसद प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में कह रहा है। संसद के निचले सदन को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया होता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, सरकार का मुखिया दिया गया है जो कि गलत है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। डी को पढ़ लेते हैं। यदि निचले सदन में सत्तारूढ़ दल अपना बहुमत खो देता है तो विपक्ष का नेता स्वतः ही प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं, ये गलत है। चलिए, तो सी राइट था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24 है, संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संयुक्त बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति 2 सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/15वां भाग है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती, संयुक्त बैठक की जा सकती है, सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ स्थितियों में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है, तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो यहाँ पर पहले वाला गलत था, आपने चुन भी लिया होगा, हमने सभी को पढ़ा है। यहाँ पर होना चाहिए था कुल संख्या का
1/10वां भाग। प्रश्न नंबर लगाएंगे 25। शाकनाशी सहन करने के लिए विकसित ट्रांसजेनिक फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो डी चुनने वालों का राइट होगा टमाटर और तम्बाकू। तो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं टमाटर और तम्बाकू, और आपका बैंगन, गेहूँ, चावल नहीं आएगा, गन्ना भी नहीं आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो शरीर का स्पष्ट भार है सही वजन से ज़्यादा, सही वजन के बराबर, सही वजन से कम, वास्तविक भार से अधिक। लगाइए आंसर। बराबर तो नहीं होगा, बी हटा दीजिए। कम भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। सही वजन से ज़्यादा या फिर वास्तविक भार से अधिक। डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति में किसका खतरा होने की संभावना होती है? मलेरिया होने के अधिक खतरा, मलेरिया होने का अधिक खतरा, टाइफाइड होने का अधिक खतरा, मलेरिया का खतरा कम, टाइफाइड होने का खतरा कम। 27 का आंसर होगा मलेरिया का खतरा कम होने की संभावना होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अभिकथन है और कारण का प्रश्न है। आरबीआई नोटों के मूल्य वर्गीकरण के साथ साथ नोटों का जारीकरण बंद करने की भी सिफारिश करेगा। कारण, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जब अर्थव्यवस्था में इसकी आपूर्ति कम हो जाती है। सही का चयन करना है। अब आपको कोई प्रश्न गलत नहीं करना है, ए आएगा या बी आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैंने आपको अच्छे समझा भी दिया है। क्या आपको लग रहा है आरबीआई नोटों के मूल्य वर्गीकरण के साथ साथ नोटों का जारीकरण बंद करने की सिफारिश करेगा? क्या इसका उत्तर आपको कारण में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। दोनों बातें अलग अलग हैं, तो दोनों ही सत्य हैं और व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जब अर्थव्यवस्था में इसकी आपूर्ति कम हो जाती है। दोनों बातें लिखी हुई हैं, दोनों ही सही हैं, परंतु अलग अलग बातें हैं, तो व्याख्या नहीं करेगा। चलिए, आपने सही किया होगा, मुझे उम्मीद है। प्रश्न नंबर 29 है, 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किस वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हर्षवर्धन अग्रवाल को ये बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 30 लगाएंगे। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान प्रशिक्षण किया है? पहला है और विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मैं आपको करंट के सॉलिड अच्छे प्रश्न सिलेक्टेड वाले प्रत्येक वीडियो में करा रहा हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका जो है पहला उड़ान प्रशिक्षण किया है और उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सभी दोस्त जो है वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस दिन भी क्लास होती है वो अच्छे लेवल की होती है, और जिस दिन क्लास ना हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को ज़रूर वॉच किया करो। सभी अच्छे क्वेश्चन है, सिस्टम से मैं जो है प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चनों को शामिल करता हूँ। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्रम भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो 31% इस क्लास में किए हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।